शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। कानों में शोर अगर आपको परेशान करता है या अब परेशान नहीं करता लेकिन आप इसकी आदत डाल चुके हैं, फिर भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपकी सुनने की क्षमता कम हो गई है, या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्या आप इसकी रोकथाम चाहते हैं? लीजिए, कृपया आज मैं आपको कुछ प्रभावी तरीके दिखाऊंगा जिन्हें मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद इस्तेमाल किया है और जिनसे अच्छे नतीजे मिले हैं। तो ये समझने के लिए कि हमें शोर कैसे दूर करना है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें किस पर असर डालना है। शोर के कई कारण होते हैं, लेकिन आज हम सबसे आम कारणों के बारे में बात करेंगे और उन पर जिन पर हम सफलतापूर्वक असर डाल सकते हैं। यहाँ इस अद्भुत रूप से यथार्थवादी तस्वीर में मानव कान का चित्रण है, जैसा कि आपने देखा, और वे रक्त वाहिकाएं भी हैं जो हमारे श्रवण तंत्र की संरचना, आंतरिक, बाहरी, ध्वनि ग्रहण करने वाले, ध्वनि संचरण करने वाले हिस्सों को पोषण देती हैं। मैंने आपके लिए न केवल बाहरी कान, हमारी श्रवण शंखिका, जिसे हम श्रवण शंखिका कहते हैं, यह जो है शंखिका, हाँ, कान की शंखिका, उसे भी चित्रित किया है। लेकिन यहाँ देखिए, हमारे कान का रक्त संचार कितने दिलचस्प ढंग से होता है, क्योंकि मुख्य कारणों में से एक है हमारे कान का रक्त संचार बाधित होना। बाहरी नहीं, बल्कि जो अंदर है, क्योंकि हमारे पास बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान होते हैं। ध्वनि संचरण तंत्र और ध्वनि ग्रहण तंत्र होता है, और जो समस्याएं हमें सुनने में होती हैं वे अक्सर हमारे श्रवण तंत्रिका के माध्यम से तंत्रिका आवेग के संचरण में गड़बड़ी के कारण होती हैं, और इसमें रक्त वाहिकाएं भी शामिल होती हैं। आप जानते हैं कि कशेरुक धमनियां दो होती है, दाईं और बाईं, जो खोपड़ी में बेसिलर धमनी में मिलती है, और इसी धमनी से सेरिबेलर धमनी निकलती है। लेकिन ये सिर्फ सेरिबेलर धमनी नहीं है, बल्कि ये अग्र निचली सेरिबेलर धमनी है। और ऐसे ही जैसे नदियां निकलती है, देखिए, वोल्गा मातुश्का नदी जैसी, और इससे फिर उदाहरण के लिए कोई छोटी नदी निकलती है, जैसे माली सिविल या सूरा, वे ऐसे ही है। यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। सामने की निचली सेरिबेलर धमनी हमारे यहाँ बेसिलर धमनी से निकली है, जो खोपड़ी की गुहा में दोनों वर्टिब्रल धमनियों के मिलने से बनी है, और इसी सामने की निचली सेरिबेलर धमनी से हमारे यहाँ लेबिरिंथाइन धमनी निकलती है। लेबिरिंथाइन इसी नाम से प्रसिद्ध है, जो आगे चलकर शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये हमारी पूरी श्रवण प्रणाली की संरचना को रक्त प्रदान करती हैं। यह रक्त प्रदान करती है, वहाँ शाखाएं होती है, ऐसे ही धमनियों की शाखाएं, जो हमारे संतुलन के अंग अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, श्रवण तंत्रिका और कोक्लिया को रक्त प्रदान करती हैं। यह भी वही अंग है जो मुख्य रूप से इसमें भाग लेता है कि जब यहाँ से ध्वनि आपके अंदर जाती है तो वह आपके मस्तिष्क तक पहुँचती है और आप समझ पाते हैं कि आपने क्या सुना। आपको खाने के लिए बुलाया जाता है लेकिन आप सुन नहीं पाते, या एसएमएस आ गई, वेतन आ गया, या पेंशन, लेकिन आपने सुना नहीं, या उल्टा पैसे कट गए, सुरक्षा सेवा है ना, स्पेयर बैंक, सेंट्रल बैंक आपको कॉल कर रहा है। सुरक्षित खाते में पैसे ट्रांसफर मत कीजिए, इसे याद रखिए, धोखेबाज हैं, इनके झांसे में मत आइए। तो हमारे पास क्या है बताइए? हमारे यहाँ पूरे इस उपकरण श्रवण तंत्रिका, कोक्लिया को रक्त सप्लाई करने वाली है लेबिरिंथ आर्टरी। और यह कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? पहली ये है कि रक्त प्रवाह के रास्ते में टर्बुलेंट यानी अशांत घुमाव आ सकते हैं। इस मामले में यह निश्चित रूप से एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें मैं मदद नहीं कर सकता। हालांकि कभी कभी यांत्रिक समस्याएं भी आती हैं, जब हमारी वर्टिब्रल धमनी दब जाती है, या जब हमारे यहाँ शिराओं में जमाव हो जाता है, और खून भर जाने के कारण भी इन सभी संरचनाओं में शिराओं से रक्त का बहाव बाधित हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हम सुनने की क्षमता, शोर और सुनने की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकते हैं? और ये
कितना सफल होगा। पहली बात, आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है ये कि इस शोर को हटाया जा सकता है। यह सिर की स्थिति बदलने पर बदलता है, जैसे सिर घुमा लेना। एक टेस्ट है, चलिए करें। चम्मच, कांटा, कप अलग रखें, फिर टेस्ट करें। सिर को एक तरफ घुमाया, देखिए शोर बढ़ गया या कम हो गया। दूसरी तरफ घुमाया, क्या यह किसी तरह बदलता है या नहीं। सिर को आगे झुकाया, पीछे झुकाया, और अगर आपके साथ यह सिर की स्थिति बदलने से बदलता है तो यह अच्छा है, यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि इसे हटाया जा सकता है। आपके शरीर, आपकी मांसपेशियों की पूरी व्यायाम श्रृंखला, डायग्नोस्टिक्स और रिकवरी अब खास तौर पर आपके लिए लिंक पर उपलब्ध है, यही नीचे विवरण में। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वे सभी व्यायाम शामिल हैं जो आपके बालों की सबसे लंबी नोक से शुरू होकर आपके गुलाबी एड़ियों तक जाते हैं। सभी व्यायाम चरणबद्ध तरीके से समझाए जाते हैं, सभी मांसपेशियों के लिए। कैसे मांसपेशियों को ट्रेन करें, कैसे पता करें कौन सी मांसपेशियां काम कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही हैं। गतिविधि के स्टीरियोटाइप को बदलना, जैसे कि सही तरीके से चलना, खड़ा होना, लेटना और बैठना कैसे सीखें। सभी व्यायाम विस्तार से समझाए गए हैं। 3 साल तक ये सभी एकत्रित किए गए और अब वे आखिरकार तैयार है ताकि आप आखिरकार सोफे से उठे और इन्हें करना शुरू करें। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार, विवरण में दिए गए लिंक पर। अब दूसरा, मुंह खोला, मुंह बंद किया, उल्टा, दांतों को पूरी ताकत से भींचा, और वही देखिए क्या वह बदलता है या नहीं। यही चीज अलग अलग संयोजनों के साथ आजमाएं। मुंह खोला, बंद किया, सिर घुमाया, सिर घुमाया, दांतों को भींचकर और ढीला छोड़कर देखें। अगर कोई बदलाव आता है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आपका शोर कम होगा। खुद शोर कई प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का यह उच्च और निम्न आवृत्ति वाला होता है। उच्च आवृत्तियां मच्छर की तरह भिन भिनाती हैं, जबकि निम्न आवृत्तियां वोल्गा मातुश्का नदी के शोर जैसी होती हैं। या फिर जब हवा ऐसे खेत में जौ और गेहूं की बालियों को हिलाती है तो वो इस तरह से हिलती है। यही निम्न आवृत्ति वाला शोर है। दोनों से लड़ना पड़ता है, लेकिन निम्न आवृत्ति शोर का इलाज आसान है क्योंकि यह आमतौर पर प्रवाह की अशांति से जुड़ा होता है और ठीक करने पर जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर निम्न आवृत्ति वाला शोर है तो इसका मतलब है कि समस्या थोड़ी बहुत श्रवण यंत्र या श्रवण तंत्रिका में है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक और ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये रक्त प्रवाह के आने जाने में गड़बड़ी से जुड़ा है या नहीं। अब आपको क्या करना है? आप अपना सिर नीचे झुकाते हैं और देखते हैं कि शोर कैसे बदलता है। क्या यह तेज होता है या कम? अगर तेज है तो नसों में रक्त का बहाव बाधित है। अगर कम होता है तो यह रक्त प्रवाह से जुड़ा है। और अगर बिल्कुल नहीं बदलता तो क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं आप सब इस कान को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बहुत सुंदर बनाया गया है, मैं भी सहमत हूं। लेकिन चित्र की प्रशंसा में ही मत रुकिए, अब अभ्यास पर आ जाइए। तो आखिरकार किस चीज से परिणाम मिलता था? मैं सिर्फ अपने अनुभव की प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। सबसे पहले यह गर्दन की मांसपेशियों पर असर डालना है। किन मांसपेशियों पर? सबसे पहले स्केलन मांसपेशी पर। सीधा संबंध नहीं दिखता। रीढ़ की धमनी रीढ़ की नली में होती है ना? और सीढ़ीनुमा मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ये सीधे संपर्क में नहीं आती। लेकिन खासकर जब सीढ़ीनुमा मांसपेशी पर असर होता है तो कई बार ऐसा प्रभाव देखा गया है कि शोर ठीक उसी पर जाकर रुक जाता है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, बल्कि दूसरे विशेषज्ञों के अनुभव में भी ऐसा ही परिणाम मिला है। तो इस पर कैसे असर डालें? हमारी सीढ़ीनुमा मांसपेशी, अगर आप खुद उसे ढूंढेंगे तो वह ओरोस्थीक्लेविकुलर मास्टॉइड मांसपेशी के पीछे होती है। ये काफी सख्त और दर्दनाक होती है। शुरुआत में आपको इसे अपने हाथों से मालिश करना सीखना होगा। और वहां सिर्फ यही एक नहीं है, वहां 2 और सीढ़ीनुमा मांसपेशियां भी साथ में होती हैं। वहां उनकी अपनी ही एक अलग दुनिया होती है।
यहाँ से रक्तवाहिका और तंत्रिका का समूह गुजरता है। साथ ही आगे, बीच और पीछे की सीढ़ीनुमा मांसपेशियां होती हैं और आपको आगे वाली और बीच वाली चाहिए। लेकिन जब आप मालिश करेंगे तो वहां सब पर असर पड़ेगा, आगे वाली पर भी और बीच वाली पर भी। आपका काम है सिर थोड़ा घुमाएं और स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मांसपेशी का पिछला किनारा खोजें। तनाव का एक सख्त हिस्सा ढूंढना, यही आपकी स्केलन मांसपेशी होगी। यानी आप इस पूरी हिस्से पर काम करते हैं। बस मसाज करें। पहले इस तरह से मसाज करें और फिर नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करें। इससे आप इस मांसपेशी की फेशिया पर काम करते हैं। और फिर उल्टा करें। दूसरी तरफ भी है, सिर्फ एक तरफ नहीं। और फिर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर भी कर सकते हैं। ये अलग अलग पोजीशन में होता है। यानी इसे आप थोड़ा आगे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे भी। इससे आप फिर से फैशिया की गतिशीलता बहाल करते हैं। ये आप दूसरी हाथ से भी कर सकते हैं। यानी आप इस पूरे दर्द वाले हिस्से पर काम करते हैं। इसके बाद ध्यान दें, आपको हैरानी होगी कि सिर इस स्थिति से एक ज्यादा गर्वीली मुद्रा में चला गया है। ये इसलिए है क्योंकि मांसपेशियां ढीली हो गई हैं। अब सिर को कंधों पर रखना, आगे देखना आसान हो गया है, नीचे नहीं। भविष्य की ओर देखना चाहिए, जमीन की ओर नहीं। ये हमारी स्केलेन मांसपेशी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश करें। कुछ ने शायद महसूस किया होगा कि शोर बदल गया है। कमेंट्स में लिखिए कि आपके लिए शोर में सटीक तौर पर कितने डेसिबल का बदलाव आया है जब आपने यह प्रक्रिया की। वैसे शोर सबसे दिलचस्प चीज है ना? ये क्या है? आपके अंदर क्या शोर कर रहा है? यहाँ दो विकल्प है। पहला, जैसा कि आपने अभी सुना, हमने कहा था यह भंवर है, खून का अशांत प्रवाह। जब आपकी कोई धमनी कहीं दब जाती है, जैसे यहाँ एक बार बाहर से दब गई, इसे एक्स्ट्रावैस्कुलर कंप्रेशन कहते हैं। या फिर उदाहरण के लिए अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो सकता है। खून का बहाव अब सीधा और स्मूथ नहीं रहता, बल्कि टर्बुलेंट हो जाता है, जिसमें भंवर जैसे बनते हैं, है ना? और यही शोर जैसे कि आप तक पहुंचता है, आप उसे सुन सकते हैं। यहां तक कि सिर में भी वह ज्यादा महसूस होता है, जैसे कि। और दूसरा यह है आवाज का विकृति होना या कुछ खास फ्रीक्वेंसी की सुनने की क्षमता का खो जाना। मान लीजिए आपने रेडियो सुनने का फैसला किया। आपका पसंदीदा रेडियो कौन सा है? रेडियो डाचा, या जब आप पौधे ले जा रहे होते हैं डाचा पर, या मान लीजिए रेडियो एनर्जी जब आप सुबह कसरत कर रहे होते हैं, सुबह की, जाहिर है जब आप उठते हैं। और मान लीजिए आप अपने रेडियो रिसीवर पर खोज रहे हैं और आपको नहीं मिलता। उसी फ्रीक्वेंसी पर शोर है जहां पहले आपका पसंदीदा प्रोग्राम डोब रॉय उत्तरो आता था। अब वहां शोर है। वही बात यहां भी है, मतलब कुछ खास ध्वनि की फ्रीक्वेंसीज। इन्हें हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज कहा जाता है। किलोवॉट्स, ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसे 93.5 FM मान लीजिए, है ना? पहले आपके यहाँ ये फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से पकड़ी जाती थी आपके साउंड रिसीविंग डिवाइस से, लेकिन अब वो गायब हो गई है और उसकी जगह आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा। यानी अपने पसंदीदा गायक या किसी मोजार्ट की साफ सुथरी धुनों की जगह, है ना, आपको सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। और जब आप नर्व के जरिए सिग्नल को फिर से बहाल कर लेंगे तो आपकी वॉयलिन फिर से गाने लगेगी। आप फिर से सुबह सुबह नाचेंगे, सुबह की कसरत करेंगे। हम सिद्धांत में उलझ गए थे, अब वापस प्रैक्टिकल पर लौटते हैं। आगे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलिन मांसपेशी थी। अब चबाने वाली मांसपेशियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़, ये हमारे यहाँ सिर्फ निचले जबड़े से नहीं बल्कि टेम्पोरल हड्डी से भी बनता है और सब कुछ उसी के अंदर स्थित होता है। और श्रवण तंत्रिकाएं और कोक्लिया और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और खुद लैबिरिंथ आर्टरी भी, सब कुछ वही है। और इसलिए टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ भी कभी कभी शोर पर असर डालता है। इसके साथ क्या किया जाए? टेम्पोरल और मासेटर। टेम्पोरल और मासेटर मांसपेशी, ये मास्टर मांसपेशी है जो आपका काम है। पहले
दर्द वाले हिस्से खोजे और ठीक करे। यहाँ टेम्पोरल बोन की जाइगोमैटिक आर्च है। यह टेम्पोरल है, यह जाइगोमैटिक बोन है और ठीक नीचे यहीं पर आप पूरी इस मांसपेशी की मालिश करते हैं। सबसे पहले वहाँ दर्द वाले हिस्सों को सही से ढूंढें और फिर आप इसे अलग अलग कोणों से भी काम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा आगे पीछे, मतलब आप मांसपेशी पर दबाव डालते हैं और ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, उसे ऐसे सहलाकर ढीला करते हैं। इस तरह आप फैशिया पर काम करते हैं। साथ ही मांसपेशी के रेशों के बीच में भी, मांसपेशी के रेशों के विपरीत दिशा में भी, इन सभी जगहों पर गोल गोल घुमाते हुए भी करना मना नहीं है। ये सब आप अच्छे से करते हैं। ऐसे ही आप कनपटी की मांसपेशी पर भी करते हैं। ये कनपटी की मांसपेशी है जो चबाने वाली मांसपेशियों में आती है और टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ की गति में भाग लेती है। इसे भी इसी तरह अच्छे से करें। सुविधा हेतु इसे 3 भागों, पिछला, बीच, आगे में बांटें और हर भाग को बारी बारी अच्छे से दबाएं। हिलाने की क्रियाओं से, उदाहरण के लिए ऐसे रेशों के साथ, हाँ, ऊपर नीचे, ताकि आपकी त्वचा और मांसपेशियां आसानी से हिल सके। ये सब आपको फैशिया के तनाव को कम करने में मदद करेगा। जब फैशिया खिंची हुई होती है तो सबसे पहले ये शिराओं और लसीका वाहिकाओं के दबाव की स्थिति पैदा करती है। आप इन सब का पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे, यानी टेम्पोरल मांसपेशी पर प्रभाव, जबड़े की मांसपेशी पर प्रभाव। हम ये सब अच्छे से अभ्यास करते हैं। जिससे मदद मिले वे कमेंट्स में बताएं। ध्यान रखें, सुनाई देना बेहतर हो गया है, इस पर ध्यान न भटकाएं। परिणामों को कमेंट्स में बताएं। और तीसरी बात, देखिए, ये भी काफी दिलचस्प है। खुद श्रवण नलिका बहुत बार वह अपनी गतिशीलता खो देता है और हमें उसकी गतिशीलता वापस लानी है। यानी हम सीधे तौर पर कान की आंतरिक संरचनाओं पर असर नहीं डाल सकते, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से उन पर असर डाल सकते हैं। इसके लिए आप खुद कान को इस तरह पकड़ते हैं और उसे साइड की ओर खींचते हैं और आपका काम है कि इस बाहरी श्रवण नली को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना। यानी आपको इसकी गतिशीलता वापस लानी है ताकि यह हर दिशा में हिल सके। यानी आपने कान के पीछे वाले हिस्से को खींचा, बीच वाले हिस्से को खींचा, फिर ढीला छोड़ा, खींचा, फिर ढीला छोड़ा, कान की लोब को खींचा, फिर ढीला छोड़ा। इस तरह साइड की ओर खींचते हैं। देखिए, इससे आपके कान बड़े नहीं होते, मुझे लगता है। ये लीजिए, अब ऊपर वाले हिस्से को भी खींच लिया। अब देखिए, ये एक आसान हरकत है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें कोई सवाल नहीं है, ये समझ में आता है कि कैसे खींचना है। अब थोड़ा मुश्किल हिस्सा आता है, यानी कान का ये हिस्सा यहाँ बिल्कुल लोब के ऊपर होता है। ये एक कार्टिलेज वाला हिस्सा है यहाँ पर, और आपका भी, और ऊपर से भी पकड़े ताकि आपको आसानी हो। और अब आपका काम है इस हिस्से को ऊपर नीचे हिलाना, ऊपर नीचे। जब हम आपस में बात करते हैं या चबाते हैं तो कान का ये हिस्सा हमारे लिए हिलना चाहिए, चलना चाहिए, और इसी वजह से वहाँ अच्छी तरह से खून का संचार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये गतिशीलता खो जाती है। देखिए, कान को ऐसे हिलाना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे आप हिलाते हैं, यानी ये जो श्रवण मार्ग है। अब देखिए, उदाहरण के लिए कान की लोब पकड़िए जैसे आपको ठीक लगे, या फिर कान के बीच वाले हिस्से को पकड़िए और साथ ही ऊपर नीचे हिलाइए, यानी आप अपनी इस अंदरूनी हिस्से को जैसे हिला रहे हैं। आपको दिख रहा है? नहीं? हाँ, दिख रहा है। हाँ, इस हिस्से को ऊपर नीचे किया, और इस तरह आप इन सारी संरचनाओं को हिलने के लिए मजबूर करते हैं। आंतरिक कान जो अक्सर अपनी गतिशीलता खो देते हैं, वहाँ सब कुछ भी इसी तरह जकड़ जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, रक्त आपूर्ति घटता है और सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है ना? अब होठ पढ़कर नहीं। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत खुशी से, कभी एक कान से, कभी दूसरे कान से। आप चालाकी कर रहे हैं, मुझे स्पीकर में सुन रहे हैं।
तो अब आपको क्या करना है, ये वाले अभ्यास सावधानी बरते, खेले और माता पिता की मदद करे। नई प्रस्तुतियों तक अलविदा। लाइक और कमेंट करें।